तो कई बड़े सवाल उठते जरूर हैं। सुरक्षा ड्यूटी में पुलिस वाले कम क्यों थे, जैसे सौरभ कह रहे हैं? 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो पहले जिनको जेल से लेकर आए थे, साबरमती से लेकर वहां तक पहुंचे थे, प्रयागराज तक, सुरक्षा घटाकर वो 20 क्यों रह गए? देर रात मेडिकल जांच क्यों कराई गई? केस में 3 शख्स हथियार लेकर अतीक के इतने करीब पहुंच गए और पुलिस ने इसका कोई जवाबी कार्रवाई तक नहीं करी। अतीक की गाड़ी को अस्पताल के गेट से पहले क्यों रोका गया? वारदात के दौरान पुलिस ने एक भी गोली क्यों नहीं चलाई? शूटर्स के पास विदेशी हथियार कहां से आए? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है? चर्चा करने के लिए आलोक लाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले लाल साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, हमने ये कुछ सवाल जो उठाए हैं सर, ये वाजिब सवाल नहीं है क्या कि कोई भी इस तरीके का एक ऑपरेशन है, इतने पेशेवर तरीके से इसको पूरे अंजाम दिया गया अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को मारने के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस के सवाल के साथ साथ ये भी तो जांच जरूरी है कि ये जो शूटर्स थे, इनके पास ये रिसोर्सेज कहां से आए कि ये इतना बड़ा पूरा ऑपरेशन को प्लान कर पाए? अंकित, ये समझ लीजिए कि ये 2 चीजें एक साथ हो रही है। एक तो जांच हो रही है जो कि जस्टिस त्रिपाठी करेंगे, उनकी टीम करेगी, और दूसरी विवेचना होगी, जिसको अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और जांच को इंक्वायरी कहते हैं। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए, इंक्वायरी जो है वो इस बात की होगी कि ये भूल किससे हुई, किस प्रकार से वो मारे गए। कहने का मतलब ये कि पुलिस की जो व्यवस्था थी उसमें क्या ढिलाई रही, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, और अगर देखा था तो फिर वो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए जो लिए जाने चाहिए थे, आदि आदि। तो ये तो जांच का विषय है। तफ्तीश का विषय या विवेचना का विषय ये है कि ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं और इनसे जुड़े हुए जो दूसरे लोग प्रकाश में आएंगे, उनके पीछे क्या किसी का वरद हस्त था? इनके पास कहां से फाइनेंसेस आए? इनका मोटिव क्या था? इन्होंने ऐसा क्यों किया? किस उद्देश्य से किया? और कराने वाला कौन था? जी, ये सारी बातें विवेचना से आएंगी। तो इन दोनों टीम्स का अलग अलग काम है। जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जस्टिस त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है, उनका काम ये देखना है कि पुलिस की कहाँ चूक थी, पुलिस की व्यवस्था में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इतना बड़ा ये कांड हो गया कि एक एक्यूज्ड अंडर डिटेंशन पुलिस को मार दिया गया। जहाँ तक तफ्तीश की बात है, विवेचना की बात है, उसमें ये देखा जाएगा कि 3 मुलजिम जो पकड़े गए हैं, इनके अलावा और कौन लोग थे, इनके तार किनसे जुड़े हुए थे, कैसे अपराध को अंजाम दिया गया। तो अपराध का मामला जो है वो विवेचना से खुलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जो इंक्वायरी कमीशन क्या करेगा, एसआईटी क्या करेगी, दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। घनश्याम तिवारी, क्या इसी बात को मान के छोड़ दिया जाए जो पुलिस ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की है कि बड़े माफिया बनना चाहते थे ये तीनों और इसी वजह से इन्होंने हत्या कर दी? क्या इस बात पे सवाल नहीं उठने चाहिए जो अशरफ कह रहा था कुछ दिन पहले कि हमको मार दिया जाएगा, हमको किसी ने बताया है, पुलिस वाले ने, कि हमारी इस तरह से हत्या कर दी जाएगी, हमने एक चिट्ठी भी लिखी है? इनके पीछे असली खिलाड़ी कौन है, ये जांच होना और उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार अंकित, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। असली खिलाड़ी और उस खिलाड़ी में वो किरदार कौन है जो कैबिनेट मंत्री ये हत्या होने के कुछ मिनट के बाद कहते हैं कि आसमानी न्याय हो गया या जैसे को तैसा मिल गया। इस देश में जैसे को तैसा का सिस्टम, तालिबानी सिस्टम लाने वाली ठोको सरकार, ढोंगी प्रशासन, जो जहां पर मंच पे कहा जाता है कि गाड़ी पलट भी सकती है, मीडिया के मंच पे कहा गया गाड़ी पलट भी सकती है, ये गाड़ी पलट भी सकती है का दूसरा रूप है। जहां पर जिसके ऊपर आरोप लगा उसके ऊपर इससे पहले सिर्फ थप्पड़ मारने का आरोप था और का जुर्म था, और उसके फेसबुक पे आपको महाराज लवलेश तिवारी, महाराज जी की सरकार में महाराज लवलेश तिवारी ने इस हत्याकांड को लीड किया। वो महाराज लवलेश तिवारी की तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और उन तस्वीरों के अलावा वो स्वयं को और उसका भाई उसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है, बांदा का जिला सह प्रमुख बताता है। तो मुख्य बात यह है कि अब एक सिस्टम तैयार हुआ है जहां आप एक गुंडे को लगातार मीडिया और इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा से पहले बहुत बड़ा शैतान और दानव बनाइए, और उसके बाद आप अपने तंत्र को
गोली बारी बमबारी में जोड़ दीजिए, फ्रॉम एनकाउंटर टू फेक एनकाउंटर टू किलिंग टू स्टेज किलिंग, सब चीजें, सब तार जोड़ दीजिए और फिर वो इकोसिस्टम उसको सेलिब्रेट करेगा। लोकतंत्र के बोली को गोली से रिप्लेस किया जा रहा है, जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। सवाल है क्यों किया जा रहा है, आखिरी बात, या इसमें जवाब ये है कि या तो इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की लापरवाही से जो पार्टी 10,000 करोड़ खर्च करती है, अपने छुटभैया नेताओं को जहाज दे सकती है, उसने सीआरपीएफ को मांगने पर भी जहाज नहीं दिए और जिसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हुए, ये सरकार की लापरवाही के चलते ये इनका खोखला देशप्रेम, घिनौना नेशनलिज्म सामने आया है। साहब जवाब दीजिए, तो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि ये पूरा जो आपने जो खेल रचा गया है, ये खेल सारा अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए रचा गया है, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री की तरफ उठाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, तो वो भी एक गवर्नर के द्वारा, एक पूर्व गवर्नर के द्वारा, तो इस वजह से पूरा जो खेल ही रच दिया गया है कि अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाए। एक घटना कीजिए, बड़ी घटना छुपा लीजिए। देखिए अंकित, ये मैंने पहले भी आपके टेलीविजन पे बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे प्रशासन का, पुलिस का, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये जिस तरीके से ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या की गई, उसमें अभूतपूर्व ये चूक हुई है। अब जिससे प्रशासन से चूक हुई है, पुलिस से चूक हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसी से चूक हुई है, जिससे भी चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है। और अब वो जो लोग बातें सामने आ रही हैं कि 20 लाख का वेपन था उसके पास और ये सारी चीजें, और जैसा आप लोग उसका घर वर दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके घर से ये 20 लाख का वेपन फाइनेंस करने की कोई ताकत रखता होगा। वो मिट्टी के घर हैं, किसी तरीके से उसमें मेकशिफ्ट करके लोग रह रहे हैं। तो इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी जिसको ढूंढ निकालना होगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। और ये कहना कि ये अतीक से बड़ा डॉन बनना चाह रहे थे, अभी के माहौल में कोई भी, अगर मैं भी चाहूं कि मैं यूपी का डॉन बन जाऊं, तो अभी वहां के माहौल को देखते हुए मैं अपने इरादों को ठंडे बस्ते में रखूंगा, क्योंकि अभी वहां पर ऐसा आपको क्यों लगता है ऐसा ठंडे बस्ते में रख देंगे? क्योंकि जो पुलिस वहां पर थी ना, तो पुलिस ने जवाबी कुछ कार्रवाई की। ये तो कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त होती है तो आदमी डरता है ना। कानून व्यवस्था दुरुस्त अगर होती तो उमेश पाल की जो घटना हुई, उसकी हत्या जिस तरह जघन्य तरीके से हुई, वो घटना ना होती। उसके बाद ये जो घटनाएं ये ना होती, और ऐसी कई घटनाएं, पूरी फहरिस्त है। मैंने अंकित जी कहा ना, ये सब अभूतपूर्व चूक हुई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो न्यायिक जांच कमेटी और एसआईटी गठित की गई है, इनके रिपोर्ट्स आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर घनश्याम तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता ये भी कह रहे हैं रिश्ते तो इनके बीएसपी और एसपी के से थे, तो कुछ इन्होंने ही तो कुछ नहीं करा दिया ये पूरा अपने रिश्ते छुपाने के लिए, ऐसा आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। दो तथ्य हैं सामने। एक तथ्य जिसपे मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट किया गया, जिसपे बहस नहीं की जा रही, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने औपचारिक बयान नहीं दिया है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर को पुलवामा पर चुप रहने को कहा, जब उन्होंने कहा कि आप लोगों की लापरवाही के चलते आप लोगों ने सीआरपीएफ को जहाज मांगने पर भी नहीं दिए, इसलिए हमारे जवानों की शहादत हुई। तो ये एक तथ्य है, इस पे समूची पार्टी खामोश है। इसको मीडिया में पार्टी का प्रयास है कि दब जाए किसी तरीके से। और दूसरा तथ्य ये है कि छुटभइये अपराधी आते हैं, एक व्यक्ति को 1 महीने से मीडिया उसको दिखा रही है, आते हुए जाते हुए हर तरीके से दिखा रही है, और बम गोली का माहौल बना हुआ है, और लोग इस तरीके से आते हैं, बहुत आराम से 20 राउंड फायरिंग होती है, और 18 पुलिस वाले एक चू नहीं बोलते हैं, जिस पुलिस ने उत्तर प्रदेश में 10,000 एनकाउंटर किए हों। तो फेक एनकाउंटर, किलिंग, स्टेज्ड किलिंग, ये सारा एक तंत्र है। 2008 तक अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सदस्य था, पार्टी ने उसे बाहर निकाला। तो क्या ये जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात हो रही है कि इसको पीछे इनके पीछे कौन हाथ है, क्या उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली उठाना बेजा है क्या? समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर सत्यपाल मलिक को नहीं कहा था कि चुप रहो। जब कहा कि पुलवामा में हमला हुआ, प्रधानमंत्री पिकनिक मना रहे थे,
प्रधानमंत्री ने डॉक्टर तो सत्यपाल मलिक समाजवादी को कॉल पार्टी किया ने था। समाजवादी पार्टी पहली ने बात, अशरफ को, अतीक को तो टिकट दिया था ना सर। मैं सवाल अतीक पे पूछूंगा, आप कुछ और कह सकते हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी है, वो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं उस पे जवाब आपने दे ये बात बार बार कही कि मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए सर हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, अभी का जो मेरा टॉपिक है वो अतीक और अशरफ है, उस पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं और आप कहें कि मैं उस वाले टॉपिक पे बात करूंगा, तो सर उस पर जब चर्चा होगी तब करेंगे ना। अभी तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अतीक अहमद जो था वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था 2008 तक, पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया। तो क्या इसके पीछे पार्टी का जो संबंध थे उसको छुपाने का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जवाब सुनिए ना। मैंने कहा कि पहले मैंने मोटिव कहा, मोटिव के लिए मैंने उस बात का जिक्र किया जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने कहा है, जिसके ऊपर कोई मीडिया ने बहस नहीं की है। दूसरी बात कि जो आपने कहा समाजवादी पार्टी के आरोप, मार्च 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छापता है कि अतीक अहमद फूलपुर की लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बनेंगे। कभी किसी को शैतान बनाना, कभी किसी को अपना हनुमान बना लेना। वो सीट केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ी थी। तो जेल से चुनाव लड़ाने वाले लोग दूसरे पे आरोप लगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आरोप लगा है इनके वर्तमान सिटिंग कैबिनेट मंत्री 5 करोड़ का खेल, उनकी तस्वीरें वायरल हैं। उस पर आज तक न मंत्री से पूछा गया न उसने इस्तीफा दिया। चौथी और अंतिम बात कहूंगा कि पिछले पूरे दौर में जो नुमाइश हुई है, ये सारा खेल, इसका सारा स्क्रिप्ट तो पुलिस ही रच रही थी। कब कहां मीडिया को बुलाना है, कैसे नुमाइश करनी है, कहां पे मेडिकल एग्जाम करना है। आलोक वर्मा साहब, ये सवाल तो बहुत अहम सवाल है जो घनश्याम तिवारी उठा रहे हैं। एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तस्वीरें, उनकी जो अतीक की जो बीवी हैं, उन्होंने उस आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो आज अतीक अहमद, अशरफ अहमद को इतने बड़े कह रहे हैं कि देखिए पीठ थपथपाइए, हमने इन्हें पकड़ लिया और डर गए और बुलडोजर चला दिया, उन नेताओं के संबंध अतीक अहमद से थे। तो जैसे उंगली वो उठाते हैं समाजवादी पार्टी पे, उतनी उंगलियां उठती हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, उंगली उठाने को तो कोई भी उंगली किसी पर उठा सकता है। अगर जुबान से ही कुछ एलिगेशन लगाना है तो लगा दें। और जो अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे घनश्याम तिवारी जी कि ये बार बार सतपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सतपाल मलिक जी को जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय इसको उजागर करने की जरूरत थी, या अब इतने सालों के बाद कौन मानेगा इस बात को कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपने मन से मन गढ़ंत बता रहे हैं? अगर इतनी उस समय ये तत्परता दिखाते तो शायद ये जाने बच जाती। नहीं, पर आलोक वर्मा साहब, ये वही सतपाल मलिक है जिन्हें सरकार ने 4 अलग अलग राज्यों के गवर्नर बनाया था। सरकार जब तक वो चुप रहे तब तक सरकार इन्हें इनाम देती रही। अब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सरकार कह रही है कि देखिए तब क्यों नहीं बोला था। और अगर यही मापदंड है सर, यही मापदंड है सर, तो एक जेल के अंदर, दिल्ली की जेल के अंदर एक व्यक्ति है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक सजायाफ्ता कैदी है। इस वक्त उसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। वो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, किसी नेता के बारे में कुछ कह दे तो बीजेपी कहती है देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं। और अगर एक गवर्नर किसी के बारे में कुछ कह दें तो आपको लगता है कि इनकी बातों पर यकीन कौन करेगा? दोहरा मापदंड है सर ये तो। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो उस समय क्यों नहीं उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत उठाए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग अब के बजाय उस समय होती तो ज्यादा बेहतर होती। तो सर टाइमिंग की वजह से क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल जांच होगी। और होना भी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एजेंसी है सरकार की और कौन सा मंत्रालय है जो सतपाल मलिक जी को बुलाकर इसकी जांच इनिशिएट करेगा। पर अशोक लाल साहब, डाइवर्ट हो जाएंगे हम पूरे मुद्दे से। मैं अतीक और अशरफ पे वापस आपको लेकर एक बार आता हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, इतने साल के पुलिसिंग एक्सपीरियंस में ये गले नहीं उतरती है बात, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और जो जिस तरीके से तीनों ये अपराधी देखे गए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसका अब तो एनकाउंटर को लेकर कई बार बात होती है कि अब वो जमाना नहीं रहा, हम वैसी पुलिस नहीं रहे। सर गले कैसे उतरेगा कि 3 अपराधी वहां पर आते हैं, फायरिंग करते हैं, 20 राउंड फायर करते हैं और पुलिस वाले, हथियारबंद पुलिस वाले पलटकर एक राउंड भी गोली नहीं चलाते? कई बार फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ऐसा कुछ लग रहा है जो कुछ हुआ, वो नाटक जो था वो बड़ा अजीब सा लगा, ये बात तो सच है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा वाइडर क्वेश्चन आप कहें तो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अगर किसी को पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा है तो एंटायरली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कोई भी
हथियार न चला सके, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके। ये फेलियर तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए कि एक ऐसे आदमी को मार दिया गया जिससे बहुत सारी बातें और खुलती। ये कहा जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय उसके संपर्क थे और आईएसआई और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये पुलिस के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसको बचाते। अब बात आती है कि अगर ये अतीक अहमद इतना बड़ा क्रिमिनल जो था, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, आज नहीं तो कल किसी न किसी अदालत से हो सकता है सजाए मौत पा जाता। लेकिन मुझे ये कहना है, ये सजाए मौत देने का जो तरीका होता है वो निर्धारित है हमारे कानून में। उस कानून के हिसाब से चार्जशीट लगती है, उसके बाद मुकदमा चलता और किसी अदालत से निर्णय होता जी। तो ये मैं सिर्फ अतीक अहमद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ जो हजारों की तादाद में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा अपराधी इतना ज्यादा आज बेखौफ हो गया है कि बार बार पुलिस पे गोली चलाता है, बार बार उसको ये हिम्मत होती है कि जैसे इस केस में इंपोर्टेड हथियार ले आए और इंपोर्टेड हथियार से गोली चला दे। ये सारे अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि जब चाहे पुलिस पे निशाना साध लेते हैं और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। इतनी आत्मरक्षा की तो इतिहास में कभी जरूरत पुलिस को नहीं पड़ी थी। ऐसा क्या हुआ है? क्या अपराधी बिल्कुल खुले छूट गए? घनश्याम तिवारी, यही क्या जो लाल साहब ने कहा बहुत वाजिब बात है। एनकाउंटर में बार बार कह देती है पुलिस की हम पर गोली चलाई, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि देखिए इतना डरा रखा है इन बदमाशों को कि कानून का राज हो गया है। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोलते हैं, जंगल राज का जो टैग अखिलेश यादव लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। देश में 300-400 ऐसे विधायक और सांसद इन्होंने अभी वर्तमान में दे रखे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अपराध के गोद में बैठे हुए लोग, जो आप सनी सिंह की अपराध की फेहरिस्त बता रहे थे, सौरभ बता रहे थे, इस तरह के अपराधों की फेहरिस्त तो इनके मंत्रियों की है। तो जो लोग अपराध के गोद में बैठे हों वो प्रदेश के प्रशासन को एक गैंग के रूप में चला सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो प्रदेश के प्रशासन को एक गैंग के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहां पे कौन सा एनकाउंटर फेक है, कहां गाड़ी पलटी गई, कहां पलटाई गई, कौन सी किलिंग स्टेज्ड है, कौन सी चूक है, कौन सी स्क्रिप्ट है, ये बाकी लोग उस पर बहस करते रहे। लेकिन प्रदेश सरकार बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के इस जंगल राज, इस गैंग राज पे हावी रहेगी। और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता जब लिस्ट जारी करेंगे उनके डॉनों का, तो उसी में उनका एक विधायक खड़े होकर मंच से बोलेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख का चंदा देता है। 4 दिन पहले उसका वीडियो वायरल हुआ, सबने ताली बजाई, पुलिस ने ताली बजाई। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन जाए, क्योंकि सबको पता चल गया कि उसे कौन चंदा देता है। आलोक वत्स साहब, अंत में किस बात का फिर ढिंडोरा की कानून व्यवस्था बड़ी सुधार दी है? जो आप कहते थे समाजवादी पार्टी के गुंडा राज है, तो वो तो फिर संज्ञा आपको भी दी जा सकती है कि पुलिस वालों पर हर अपराधी बेखौफ गोली चला देता है, फिर पुलिस कहती है एनकाउंटर में हमने मार गिराया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ अता पता नहीं चलता उनका। देखिए, आपको एक चीज बता दें, ये जो अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर केस है, ये जन आंदोलन में अगर कोई गया है उस पर केस है तो उसको ये क्रिमिनल केस में ट्रीट करा रहे हैं। सर, जो 100 एडीआर की रिपोर्ट ये नहीं कह रही है जन आंदोलन वाले केसेस हैं। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि कुल मिलाकर 36% सांसद और ऐसे हैं बीजेपी के जिनके ऊपर बहुत जघन्य अपराध हैं। वो जघन्य अपराध हत्या, रेप, अटेम्प्ट टू रेप या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे अपराध भी लोगों के ऊपर है। बाकी नेताओं पे भी हैं और पार्टी के नेताओं पर भी हैं। तो समय आएगा तो उस पर जो दंडित होंगे उनको दंड दिया जाएगा। लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन अभी जो माहौल है, आप क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वही माहौल है जो समाजवादी पार्टी के समय में था। अब कोई फिरौती हो रही है, कोई रेप हो रहा है, कोई गुंडागर्दी हो रही है, कोई जमीन दखल कर रहा है। अरे ठीक है, ये जो कल हुआ गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि कानून यहाँ पर काम करने में विफल रहा है। मैं तो ये सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि अगर अपराधी इतने बेखौफ हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस का डर है और अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो जब भी पकड़े जाते हैं तो पलट के पुलिस पे गोली चला देते हैं, अगर उनमें डर नहीं है इस बात का, तो फिर किस कानून के राज की हम बात कर रहे हैं? देखिए, ये चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है प्रशासन की। इसको कसने की जरूरत है, शिकंजा कसने की जरूरत है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अब तो हो गया और ये करवाया नहीं गया है। ये कोई सुनियोजित ढंग से कोई बड़े
मंसूबे से कराया गया। मैं उंगली उठाने को समाजवादी पार्टी को कह दूंगा कि अतीक मुंह खोलने वाला था और ये फंस जाते। इन्होंने ही करवा दिया होगा। उंगली उठाने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इसकी तह तक जरूर पहुंचा जाए, क्योंकि बात सिर्फ इसी बात है कि ये वो देश है जिसने अजमल आमिर कसाब, जिसको हजारों लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पर, दुनिया भर के लोगों ने बंदूक चला के लोगों को मारते देखा था, इस देश ने उसको भी एक प्रॉपर ट्रायल दिया। अतीक उससे बड़ा अपराधी तो था नहीं, तो अगर अतीक को या अशरफ को या किसी और भी अपराधी को पूरा हक है कि कानून उनको अपना पूरा ट्रायल मिले, और तभी जो लोग हैं जो अतीक से सताए हुए थे और अपराधियों से सताए हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, गोली तंत्र से नहीं, कानून तंत्र से।